अगली प्रॉब्लम है कि अपने बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं देख। स्कूल की फीस देखिए 10 से 12, कोई कुछ नहीं कह रहा कर देगा तो घर के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे उसके 5 साल। और आज की डेट में हाउसिंग प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं सारे, तो महंगाई तो हर लेवल पे ही बढ़ गई है। तो ईएमआई कैसे भरे? स्टेट से हटके जब आप घर में रहोगे तभी तो आप बाकी चीज़ों को भी अफोर्ड करो। जहाँ पे मैं 5 साल पहले एक हाउस अफोर्ड कर सकता था उस लोकेशन पे अब मैं नहीं। नरेला में डीडीए ने हजारों में फ्लैट निकाल, जब अफोर्डेबल है तब आप ले लो, फिर किसका वेट है। ये तो आपको आईफोन 16 लेकिन पैसे देने हैं आपको आईफोन 12। मीटर दूर भी अगर आप ले पा रहे हैं तो उसको आज ले, और वो आने वाले सालों में बढ़ेगा नहीं टैक्स। घर आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हमें अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत ही फेमस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ कि मिडिल क्लास जो है घर को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। हर कोई इस टॉपिक पे बात कर रहा है, लेकिन मैं जिस तरीके से बात करूँगा इस वीडियो में ये बिल्कुल अलग होगा। बाकी जितने भी न्यूज़ चैनल बना रहे हैं कि मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रहा, इतने रेट बढ़ चुके हैं, ये जो जनरल बात मैं इस वीडियो में नहीं कर पाऊँगा, वो तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जान चुके हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने एक डाटा शेयर करना चाहता हूँ। ये आप देखिए स्क्रीन पे। 2018 से 2023 में मीडियन हाउस होल्ड इनकम जो इंक्रीज़ हुई है पर ईयर 5.5% की दर से हुई है, और हाउसिंग प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं 9.5% की दर से हुए हैं। ये डाटा बिल्कुल ठीक है, ओके है। दूसरा ये डाटा हम देखते हैं अफोर्डेबिलिटी का। 2018 में एनुअल हाउस होल्ड इनकम पे 60 लाख की अफोर्डेबिलिटी के घर की है, जो इंडेक्स बन रहा है वो 6 पॉइंट बन रहा है, और यही 2023 में बढ़ के 7.3 हो गया। इसका मतलब अफोर्डेबिलिटी और कम हो चुकी है अब हाउसिंग की। अगला ये है कि जो मिडिल क्लास है वो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर है, ईएमआई पे कर रहा है अपनी इनकम का मैक्सिमम अप टू 60%, जबकि जनरल रूल जो बताया जाता है वो 30 to 40% बताया जाता है। ठीक है, इन सब टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अब अगला ये अलग डाटा है, रियल एस्टेट से हटके बाकी जो चीज़ है उनमें क्या इंक्रीज़ हुआ है। फूड इन्फ्लेशन देखेंगे तो 7.8% की दर से एनुअल इंक्रीज हो रहा है। स्कूल की फीस देखिए 10 से 12% एनुअल इंक्रीज। हल्ला सिर्फ हाउसिंग का ही मचाया जा रहा है कि हाउसिंग प्राइसेस इतने हो गए हैं, बाकी चीज़ों को क्यों इग्नोर किया जा रहा है। हल्ला मचना चाहिए तो सब पे मचना चाहिए। हेल्थ केयर पे देख लीजिए आप, इस पे कोई कुछ नहीं कह रहा। भैया मेडिकल बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं लोगों के, जब मेडिकल बिल में ही इतना पैसा पे कर देगा तो घर के लिए पैसे कहाँ से बचेंगे उसके पास। स्कूल की फ़ीस में ही इतनी ज़्यादा उसकी सैलरी जा रही है, तो ईएमआई में कैसे उसकी फिर सैलरी ज़्यादा जा पाएगी। ठीक है, इस चीज़ पे कोई बात नहीं कर रहा है। हर कोई यूट्यूब पे इसी को टारगेट कर रहा है कि भाई रियल इस्टेट, घर मकान मिडिल क्लास की रीच से बाहर जा चुका है, आउट ऑफ रीच हो चुका है। तो लेट वीडियो रहेगा, अच्छा वीडियो रहेगा, एंड तक देखना। हर टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा, हर एंगल से बताने की कोशिश करूँगा। ये तो हमने देखा डाटा के थ्रू कि जो इनकम पिछले 5-6 साल में राइज हुई है वो हाउसिंग प्राइसेस के कंपैरिजन में कम हुई है। दैट इज़ ओके, ये एकदम सही बात है। लेकिन इसके अलावा आपने देखा स्कूल फीस इतनी ज़्यादा राइज हुई है कि जितना रियल एस्टेट के प्राइस राइज हुए हैं उससे भी ज़्यादा स्कूल की फ़ीस राइज हुई है। अब इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, जो हम व्हीकल लेते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इनके भी प्राइस आप देखोगे तो पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा राइज हुए हैं। इस पर तो कोई नहीं हल्ला मचा रहा कि भाई व्हीकल भी तो आजकल एक बेसिक नीड हो चुकी है, या आप इसको अभी भी लग्जरी मानते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो हमें पता ही है कितना बुरा हाल है। तो एक मिडिल क्लास आदमी एक गाड़ी तो अपने पास रखता ही है, उसके भी तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो चुके हैं। आप खुद देखना 5 साल और आज की डेट में कंपैरिजन करना। स्कूल फीस पे देखो, अभी तो केस भी हुआ था द्वारका में, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया था। स्कूल की फ़ीस ना भरने के कारण पेरेंट्स ने स्कूल की फ़ीस नहीं भरी, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया फीस उन्होंने, तो उन बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे, अंदर बैठने नहीं दे रहे। आप गूगल पे सर्च करना ये वाला केस। ठीक है, अब थोड़ा बहुत जाके हल्ला स्कूल की फ़ीस पे मचा है, बट उतना अभी भी नहीं मच रहा जितना मचना चाहिए। और फूड इन्फ्लेशन आपने देखा, तो महंगाई तो हर लेवल पे ही बढ़ी है ना। हर चीज़ जो है आउट ऑफ द रीच होती जा रही है धीरे धीरे। अब एक बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, एक जो मिडिल क्लास आदमी ये देखता है कि भाई मैं अपने बच्चे को एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं डाल सकता,
वो प्राइवेट में ही डालेगा, क्योंकि समाज भी है, एक समाज भी देखेगा कि भाई इनका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है। तो वो अपनी रीच से एक अच्छे स्कूल में ही डालेगा, जितना वो अफोर्ड कर सकता है मैक्सिमम अफोर्ड करेगा कि भाई अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। अब वहाँ पे वो हल्ला भी नहीं मचाएगा, क्यों कि भाई इतनी ज़्यादा फीस जा रही है, लेकिन लोग क्या प्राउड फील करते हैं, नहीं मैं उस स्कूल में भेज रहा हूँ, इतनी फीस जाती है 15,000 20,000, है ना। तो अब देखो स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई है तो ईएमआई कैसे भरेगा? कार की भी ईएमआई हो सकती है, व्हीकल की भी ईएमआई हो सकती है, लेकिन घर की ईएमआई की सब बात करते हैं। घर तो सबसे पहले आता है ना, जब आप घर में रहोगे तभी तो आप बाकी चीज़ों को भी अफोर्ड कर पाओगे। घर तो एक आपको मेंटल लेवल पे, हर चीज़ के लेवल पे सेटिस्फेक्शन देता है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि भाई खाली रियल इस्टेट को लेके ही हल्ला ना मचाया जाए, बाकी जो चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं उन टॉपिक पे भी सारे यूट्यूबर या जो भी मीडिया चैनल हैं, स्कूल की फ़ीस हो गई, फूड इन्फ्लेशन हो गया, और जो गवर्नमेंट ने भी टैक्स बढ़ा रखे हैं उन पे भी थोड़ा हल्ला मचा लिया जाए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि प्राइजेज इंक्रीज़ हुए, इनकम उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई। तो डेफिनेटली क्या हुआ, जहाँ पे मैं 5 साल पहले एक हाउस अफोर्ड कर सकता था उस लोकेशन पे अब मैं नहीं कर सकता, ये है फैक्ट। लेकिन अभी भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ बाकी लोकेशंस पे। हाँ, जो प्राइम लोकेशन पे जो मैं पहले कर सकता था उस पर मेरी रीच से बाहर हो गया, क्योंकि उसका प्राइस मेरी इनकम से ज़्यादा बढ़ा है। मिडिल क्लास के साथ ये सिचुएशन हुई है। जैसे पहले आप 5 साल पहले आप गोल्फ कोर्स रोड गुरुग्राम के अंदर, वहाँ पे आप हो सकता है प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे आप नहीं कर सकते। आज के टाइम पे आप सोहना साइड में अफोर्ड कर सकते हो या न्यू गुड़गांव में कर सकते हो। अब सेम दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है आप साउथ दिल्ली में 5 साल पहले प्रॉपर्टी ले लेते, क्योंकि अब वहाँ पे भी रेट डबल हो गए हैं लगभग पिछले 5 साल में। तो आज के टाइम में आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में ले सकते हो, आउटर दिल्ली में ले सकते हो, बट अफोर्डेबिलिटी आप कहीं ना कहीं ले सकते हो। अब जो भी डाटा दे रहे हैं, जो भी बताया जा रहा है यूट्यूब पे, वो ये बताया जा रहा है कि जी मिडिल क्लास बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतने प्राइस राइज हो गए हैं, ये हो गया है, ऐसे हो गया है। तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी नरेला में डीडीए ने हज़ारों में फ्लैट निकाल रखे हैं। 80 लाख से एमआईजी शुरू होता है, एलआईजी 20 लाख से शुरू हो जाता है, और ईडब्ल्यूएस भी आपका 13-15 लाख में मिल जाता है, 1 BHK एलआईजी जिसे हम कहते हैं। एमआईजी वहाँ पे आपका एचआईजी भी आपको मिल जाता है वहाँ 1 करोड़ से। तो कहाँ दिल्ली में, जब दिल्ली जैसी लोकेशन पे, हाँ थोड़ा आउट ऑफ द रीच, थोड़ी लोकेशन आउटर साइड पड़ जाती है, लेकिन ये तो नॉर्मल फैक्ट है। आप स्कूल भी तो बहुत अच्छे भेजते हो, बच्चे को दूर दूर भी भेजते हो। सोनीपत में भी अभी काफ़ी अफोर्डेबल रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। 3-5 साल पहले और ज़्यादा सस्ती थी, आज से 3 से 5 साल बाद फिर यहाँ पे भी अफोर्डेबिलिटी नहीं रहेगी, फिर लोग हंगामा मचाएंगे कि प्रॉपर्टी अफोर्डेबल नहीं रही। जब अफोर्डेबल है तब आप ले लो, फिर किसका वेट कर रहे हो आप लोग। अगली प्रॉब्लम है कि चाहिए तो आपको आईफोन 16, लेकिन पैसे देने हैं आपको आईफोन 12 के। हमारे पास कई क्लाइंट आते हैं, कहते हैं जी अच्छा जी इतना महंगा है ये प्लॉट, इतनी महंगी है ये प्रॉपर्टी। हाँ जी, यही रेट है। आप जब पीवीआर में 400 रुपये के पॉपकॉर्न खाते हो तब तो आप नहीं पूछते कि ये जी इतना महंगा क्यों दे रहे हो। जब आप एप्पल के स्टोर पे लाइन में लग लग के आईफोन 16 17 अभी आ रहा है वो ख़रीदोगे, तब तो आप नहीं पूछोगे कि जी इतना महंगा क्यों लॉन्च कर दिया। लेकिन यहाँ पे आप ऐसे सोचते हैं सभी कि भाई इतनी महंगी प्रॉपर्टी, इतना तो रेट इसका नहीं है जी, ऐसे रेट इतना ज़्यादा कम बताते हैं। तो ऐसा नहीं होता, जहाँ आपको पूछना चाहिए बोलना चाहिए वहाँ आप बिल्कुल पूछते नहीं है ना बोलते हैं। हाँ, बारगेनिंग अपनी जगह ठीक है, बारगेनिंग जिस चीज़ में होती है उसमें करनी चाहिए आपको, लेकिन कहीं जगह तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रही है ना। वहाँ पे तो कोई इंसान नहीं बोलता, वहाँ पे फिक्स रेट है, बिल्कुल उसी रेट पे फ़ोन उठा लिया। भाई एप्पल भी तो आपकी कम्युनिकेशन के लिए ही तो एक फ़ोन है, वो भी तो एक फ़ोन है। आप 20,000 के फ़ोन से भी वही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ आप ज़्यादा पैसे देते हैं ना, प्रीमियम प्राइस देते हैं, कोई प्रीमियम आपको वैल्यू मिलती होगी। सेम प्रॉपर्टी में भी होता है, हर प्रॉपर्टी का अलग प्राइस है, लोकेशन वाइज अलग प्राइस होता है, बिल्डर का नाम के हिसाब से अलग प्राइस होता है, एमिनिटीज़ के हिसाब से अलग प्राइस होता है। फिर उसमें आपको लोअर फ्लोर मिल रहा है, हायर फ्लोर मिल रहा है, पार्क फेसिंग मिल रहा है, नॉर्थ फेसिंग मिल रहा है, उन सब का अलग प्राइस होता है।
तो रोना किस बात का फिर? जहाँ पे रोना चाहिए वहाँ तो नहीं रो रहे, स्कूल के फीस पे तो नहीं रो रहे, आराम से खुश होकर इतनी महंगी महंगी फीस दिए जा रहे हैं। अगली प्रॉब्लम है कि अपने बजट के हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं देख रहे लोग देख रहे हैं सीधा जा रहे हैं, जी ये फ्लैट बहुत अच्छा लग रहा है, ये अपार्टमेंट बहुत अच्छा लग रहा है जी। उनको यही नहीं पता कि भाई इसका प्राइस इतना है, क्या मैं अफोर्ड कर रहा हूँ, बस देखे जा रहे हैं ओहो ये तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो भाई पहले अपनी अफोर्डेबिलिटी को निकालो कि मैं कितने प्राइस में किस प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट 2 BHK है, 3 BHK है, या मुझे प्लॉट लेके कंस्ट्रक्ट कराना है, वो सब आपको खुद देखना पड़ेगा। वो देखने के बाद आप उस प्राइस ब्रैकेट में किस लोकेशन में आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है वो देखें, फिर उस लोकेशन पे जाके प्रॉपर्टी जो बेस्ट लगे आपको वो सेलेक्ट करके आप उसको खरीदें। अब आप सीधा ही टॉप लोकेशन पे चले जा रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं आप जी 5 करोड़ का फ्लैट है यहाँ, तो ये तो मेरी रीच से बाहर है, तो ये तो दिक प्रॉब्लम आएगी ना। आप सीधा DPS स्कूल में जाएंगे, वहाँ 50,000 रुपये महीने की फ़ीस है, फिर आप कहोगे मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो ये तो आपकी मिस्टेक है ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी आप प्रॉपर्टी अफोर्ड कर पा रहे हैं वहाँ आप प्रॉपर्टी ले लें, क्योंकि आज आप जहाँ पे अफोर्ड कर पा रहे हैं आज से 3 से 5 साल बाद आप वहाँ भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर हो सकता है आप आज जहाँ पे लेना चाह रहे हैं वहाँ आज से 3 से 5 साल पहले आप ले सकते थे, बट आपने वो डिसीजन उस समय नहीं लिया। लेकिन अब आज आप ये गलती ना करें कि उसके नियर बाई थोड़ा सा दूर, कुछ किलोमीटर दूर भी अगर आप ले पा रहे हैं तो उसको आज ले लें। आजकल ऐसा इसलिए भी ज़्यादा हंगामा मचाया जा रहा है क्योंकि आप प्रॉपर्टी को ना खरीद के बाकी जो प्रोडक्ट हैं मार्केट के वो खरीदें, जैसे म्यूचुअल फंड, SIP, इस तरीके के फाइनेंशियल एसेट्स खरीदें, ना कि आप रियल इस्टेट को लें। क्योंकि माइंड में जाएगा कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, चलो कोई नहीं मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं SIP कर सकता हूँ, मैं 20 साल SIP करूँगा, फिर मेरे पास इतने करोड़ जमा हो जाएंगे, फिर मैं वो प्रॉपर्टी ले लूँगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? 20 साल बाद किसने देखा है प्रॉपर्टी का रेट क्या होगा, उसकी भी तो बात करो। म्यूचुअल फंड के रिटर्न गिर जाएंगे आने वाले कई सालों में। जापान की इकोनॉमी को आप सर्च करो, कितने साल बाद अपने टॉप पे आई है, वो 20-25 साल बाद अपना हाई को उसने तोड़ा है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी। तो क्या आने वाले टाइम में आप श्योर हैं कि आपको 15% ही रिटर्न मिलेंगे SIP के अंदर, और आपकी जो कैपिटल जो भी आप SIP कर रहे हैं वो इतने करोड़ हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी का प्राइस तो सेम रहेगा अगले 20 साल में, वो तो बढ़ेगा नहीं, जैसे कि वो भी तो बढ़ेगा ना। तो फिर और जो आप टैक्स दे रहे हैं लॉन्ग टर्म गेन पे टैक्स देंगे, वो अभी 10% था, अब वो 12.5% हो गया, और वो आने वाले सालों में बढ़ेगा नहीं, टैक्स भी बढ़ेगा, एक्सपेंस रेशो जो आप पे कर रहे हो वो भी बढ़ेगा। और जो शेयर मार्केट है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड रहती है, गवर्नमेंट, टैरिफ। अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने टैरिफ को लेके हंगामा मचा दिया था जब फिर मार्केट में डेक्लाइन आ गया था, अब मार्केट वापस थोड़ा सा ऊपर आई है। तो ये जियोपॉलिटिकल इशू, इस तरीके के इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है, बहुत सारे फैक्टरों पे एक जो है शेयर मार्केट डिपेंड होती है, आप उसको नहीं पकड़ सकते, नहीं कैच कर सकते। गवर्नमेंट कब कौन सा रूल लेके आ जाए वो भी आप नहीं कर सकते। और एक बात और मैं बता देता हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं उनको ज़रूर बेनिफिट होगा। जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा जाता है ना, म्यूचुअल फंड मैनेजर को कंपलसरी है कि भाई जो पैसा उनके पास आया उन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही है, समझ रहे हो। अब चाहे उस समय मार्केट लो पे हो या हाई पे हो, अब वहाँ पे जो है फंड मैनेजर बाउंड है इन्वेस्ट करने के लिए, वो अपने अकाउंट में नहीं रख सकता कि जब मार्केट डाउन आएगी मैं तब इन्वेस्ट कर लूँ, समझ रहे हो। तो ये भी एक इशू है। बिटकॉइन के अंदर भी गवर्नमेंट ने 30% फ्लैट टैक्स रेट लगा दिया है, उसमें भी आप अपने लॉस की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए घर बनाना आपकी पहली रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि मान लो आपने अपनी प्रॉपर्टी से रिटर्न नहीं भी कमाया, मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपको उसमें रह तो पाओगे, आपको ये तो सेटिस्फेक्शन रहेगा, कोई बात नहीं प्राइस अप्रिसिएशन नहीं हुआ तो मैं इसमें रह तो रहा हूँ, मुझे लैंडलॉर्ड की टेंशन तो नहीं है कब घर में हमारे आ जाएगा, कब हम कील नहीं ठोक पाएंगे, अपने हिसाब से कुछ रिनोवेशन या कुछ नहीं करा पाएंगे, ठीक है।
ये आपकी टेंशन फ्री तो आप रहेंगे। तो घर आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, उसको इस सोच से ना लें कि भाई इसमें एप्रिसिएशन क्या मिलेगा, क्या रिटर्न होगा। अगर आप उसको रहने के लिए देख रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं तो ज़रूर आपको ये कंपैरिजन करना चाहिए कि कहाँ मेरा इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन स्टिल इन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक नीड है, ये हमेशा रहेगी। और इस पे अगर हम फोकस करेंगे तो ज़रूर हम लाइफ में अच्छा कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारी पहली रिक्वायरमेंट ये रहनी चाहिए कि हम एक अपनी प्रॉपर्टी बनाएं, जहां हम अफोर्ड कर पा रहे हैं वहां हम प्रॉपर्टी को ले लें। टियर 1 सिटी में नहीं कर पा रहे तो टियर 2 सिटी में ले लें, कोई बात नहीं। वहाँ का जो रेंट आपका आएगा वो टियर 1 सिटी जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के रेंट से आपको थोड़ा तो एडजस्टमेंट हो जाएगा। और ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल ही कहीं गांव में जाके ले लें, या ताऊ चाचा जी ने आपको सलाह दी थी कि जी यहाँ पे ले ले, मैंने ली थी बेटा। ऐसी प्रॉपर्टियों में आप ना फंसे, ना लें दोस्तों, क्योंकि इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत हो रहा है। जितने भी लोग हैं गांव और आसपास के इलाकों से सारे बड़े शहरों में आ रहे हैं नौकरी के लिए और जॉब्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे इनकम का कोई सोर्स अब ज़्यादा बड़ा नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप अपना प्रॉपर्टी की प्रायोरिटी पहले रखें। और बाकी अगर आप हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं कि मुझे कहाँ प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, किस सिटी में लेनी चाहिए, फ्लैट लेना चाह रहे हैं, कौन से फ्लोर पे लेना चाहिए, कौन सी फेसिंग का लेना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें हमसे, हम आपको वीडियो कंसल्टेशन इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।